मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम पिछली कक्षा में भारत एक खोज पुस्तक का पाठ 4 पढ़ रहे थे। पाठ 4 काफी बड़ा पाठ है, तो हम इसके 4-4 पेज पढ़ा करेंगे। तो पहले मैं 3 बारी आपको करवा चुकी हूँ। तो आज हम पेज नंबर 56 कहाँ पहुँच गए हम? पेज नंबर 56। अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 56 निकालो, पेंसिल हाथ में रखो, पेंसिल से रेखांकित करते जाएंगे। जो प्रश्न भी बनेंगे और कईयों के शब्द भी हम बोलते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो निकालो पेज नंबर 56। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। अंडरलाइन करो। रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सब जानते हो, जिन्होंने जन गण मन लिखा था। मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। रेखांकित करो, किसने कहा? ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने, कि मैं मेरे देश को जानने के लिए उस युग को जानना होगा जब भौतिक सीमाओं पर उसने अतिक्रमण किया था, अर्थात अपने पास किया था। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहाँ भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। कहाँ की यात्रा बताई? एशिया की, जहाँ भारत के विभिन्न बातों के बारे में जानकारी मिलती है। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत भी कहा जाता है। अंडरलाइन करो, भारत का नाम बृहत्तर भारत, क्योंकि इसका विस्तार दूर दूर तक फैला है, इसलिए इसे बहुत बड़ा भारत भी कहते हैं। लेकिन अब भी बहुत कड़ियां नहीं मिलती, बहुत से अंतर विरोध भी हैं। अंतर विरोध, आपस में विरोध, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। सामग्री समान, भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं। अरब यात्रियों के लिखे में वृत्तांत हैं, वृत्तांत उनके जो लोगों ने लिखा था उसके अंश मिलते हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। चीन से भी क्या मिला? इतिहास का विवरण मिला। विवरण, उल्लेख, वर्णन करना। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र भी हैं। ताम्रपत्र, तांबे के पत्तों पर लिखना। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों के पर आधारित समृद्ध साहित्य है। जावा और बाली देश का नाम है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्य पुराकथाओं का अनुवाद किया गया है। अनुवाद, ट्रांसलेट। यूनानी और लातीनी स्रोतों में भी सूचनाएं मिलती हैं। यहाँ बता रहे हैं कि भारत की जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के खंडर हैं। खंडर, टूटे हुए अवशेष, विशेषकर अंगकोर, बारोबुदुर में। खंडर कहाँ मिले? अंगकोर और बारोबुदुर में। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह है कि इनका आयोजन स्पष्ट राज्य द्वारा
कंबोडिया, ये भी एक प्रश्न है। जावा स्पष्ट रूप से यमद्वीप या जो का टापू है, यह आज भी एक विशेष नाम है। इसे भी रेखांकित करो। यमद्वीप का दूसरा नाम जो का टापू। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्राय खनिज, धातु, कृषि उद्योग, खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों से धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहस के व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद व्यापारी कौन होते? बिजनेसमैन। धर्म प्रचारकों का जाना शुरू होगा, क्योंकि यह समय अशोक के बाद का समय था। सम्राट अशोक का नाम सुना है ना सबने। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी अरबी दोनों से प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। पहले व्यापार किससे होता था? समुद्रों द्वारा। यह स्पष्ट है। प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। जो उस समय जहाज बनते थे उनका भी वर्णन किया गया है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का भी उल्लेख है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल जहाजों का चिन्ह है। अजंता के भित्ति चित्रों में, भित्ति जो दीवार पर बने चित्र, उसको क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। अजंता की गुफाओं के बारे में। लंका विजय और हाथियों को ले जाते जहाजों के चित्र हैं। महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम, हिंद, चीन पर चीन का प्रभाव था। टापू और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप थी। आमतौर पर शासन पद्धति, सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म कला भारत ने क्या क्या दिया? धर्म और कला। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से, अगला पॉइंट है ये, पेज नंबर 58। हम कहाँ पहुंच गए? पेज नंबर 58 का अगला पॉइंट, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज सब जगह मिलता है। चंपा, अंडरलाइन करेंगे, चंपा, अंगगोर, श्री विजय, भज्जापल्ली, दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े केंद्र थे। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे। इसका अर्थ यह है कि भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए गए। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी। इनमें से कुछ पदवियां अपने पोस्ट को बोलते हैं। कहते हैं ना, वो इस पोस्ट पे है, मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, इसको पोस्ट बोलते हैं। पद नाम थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के कुछ स्थानों पे साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे पड़े हैं। पुराकथाएं, गाथाएं बोलते हैं कहानियां, स्टोरीज। जावा और बाली के
मशहूर नृत्य भारत से लिए गए। बाली के छोटे से टापू ने भारतीय संस्कृति को अभी तक कायम रखा। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ से चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों ने लेखन कला भारत से आई। बच्चों समझ रहे कहाँ से समान कहाँ से हमारी कला का विकास हुआ। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन समृद्धिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं। इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप भारतीय प्राचीन बस्तियों में मिलता है। इन प्रभावों में अंगकोर बारोबुदर की इमारतें, अद्भुत मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदुर और बुद्ध की जीवन कथाओं के पत्थरों के रूप में अंकित है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम, कृष्ण की कथाएं मिलती हैं। अंगकोर वट के विशाल मंदिर में चारों तरफ विशाल खंडरों का विस्तृत क्षेत्र है। कहाँ पर? अंगकोर वट। ये भी रेखांकित करो क्या मिलता है। वहाँ बड़े बड़े मंदिरों के खंडर मिलते हैं। उनमें बनावटी झीलें, पोखर तालाब को कहते हैं, नहरें हैं जिनके ऊपर पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृत्ताकार सिर पत्थर पर खुदा है। यह एक आकर्षक, मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देव तुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया। दोनों के परस्पर मेल से अजूबा पैदा हुआ। अजूबा आश्चर्यचकित करने वाला। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन था, जो ठेठ भारतीय नाम है। अंडरलाइन करो, जिसने ये मंदिर बनवाया था उसका नाम जयवर्मन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पेज नंबर 59 तक ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम पेज नंबर 60 पढ़ेंगे। तो आप भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें से छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, गद्यांश भी आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप काम करते रहा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है।